Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, and preparing for your half yearly exams. Children, your half yearly exams are approaching, and we have discussed many chapters, or we have revised also. Okay? And today we are going to revise the chapter number 10, that is motion and measurement of the distances. आपको पता है बच्चों, this is a very important chapter. Okay? And when one object moves with respect to another, है ना, वी सेड दैट इट इज इन मोशन, है ना. जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूव करती है, देन वी से दैट दैट बॉडी इज इन मोशन, है ना. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मोशन एंड मेजरमेंट. मेजरमेंट मीन्स व्हाट? मेजरमेंट मीन्स गिविंग अ नंबर टू समथिंग दैट इज मेजरेबल, है ना. अगर कोई चीज़ नापने योग्य है या मेजरेबल है तो उसको कोई नंबर देना इज व्हाट वी कॉल दैट द मेजरमेंट, लाइक लेंथ, मास, वॉल्यूम एंड ऑल, है ना. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. यू आर गोइंग टू रिवाइज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, है ना, एस्टिमेशन, मोशन एंड ऑल. ठीक है. सो मेजरमेंट ऑफ मोस्ट थिंग्स इज वेरी सिंपल टुडे. वी हैव मैनी इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल एट आवर डिस्पोजल, है ना. बट पीपल इन एंशियंट टाइम दे डिड नॉट हैव दोज फैसिलिटीज. For example, when they travel from one place to another, they had no way of telling how far they had traveled. है ना. पुराने ज़माने में अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उन्हें नहीं आइडिया होता था वो कितना दूर चल चुके हैं. You are getting my point? So the inventions are very important, and the invention of wheel made a great change in the mode of transport, है ना. अगर हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, ठीक है, तो व्हील का इन्वेंशन एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ट्रांसपोर्ट चेंज हुआ, है ना. और जो व्हील का डिज़ाइन था वो भी समय के साथ काफ़ी इंप्रूव हुआ है ना. पहले एनिमल्स वर यूज टू पुल द व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन व्हील, है ना. बट at the beginning of 19th century we can say that people still depended on animal power to transport them from one place to another place, है ना. एंड द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस्ड न्यू सोर्स ऑफ पावर. फिर उसके बाद रेल रोड्स हो गए, है ना. और ये रेल रोड्स वगैरह आपके स्टीम इंजन से आपके तरह ड्राइव इन होने लगे. तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, जिसने पूरे एरा को चेंज करके रख दिया बच्चों, है ना. बाद में ऑटोमोबाइल्स आ गए, मोटराइज बोट्स, शिप्स आ गई, है ना. तो फिर ये सारी चीज़ें हुई और फिर स्टार्टिंग जब हुआ 1900 सेंचुरी का तो एरोप्लेन्स का डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना. फिर बाद में इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनो रेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें 20th सेंचुरी की कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना. तो अब हम आते हैं हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड एंड हाउ वाइड इज़ द डेस्क, यानी कितना दूर आप चल चुके हैं या कितनी चौड़ी ये डेस्क है. ओवर टू यू मीन्स कि मेजरमेंट, है ना. तो बेसिकली होता क्या है बच्चों मेजरमेंट? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वर्ड लेंथ, साइज एंड क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस. सिंपल भाषा में, है ना. अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई मेजरमेंट क्या होता है, तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ, साइज एंड क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना. सिंस इन द एंशियंट टाइम व्हाट हैपेंस, द पीपल हैव यूज्ड सेवरल, है ना. और लेकिन आपको पता है पुराने ज़माने में क्या होता था, अर्ली टाइम में जो पीपल यूज़ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अपने बहुत डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे हैंड हो गया, स्पैन हो गया, क्यूबिट हो गया, फैदम हो गया, है ना. लेंथ को क्या करने के लिए? मेजर करने के लिए, है ना. हैंड स्पैन क्या होता है बच्चों? हैंड स्पैन इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर, है ना. आप देख सकते हो, अगर हम हैंड स्पैन की बात करें, ये है आपका हैंड स्पैन, है ना. तो हैंडस्पेन क्या है? हैंडस्पेन वो डिस्टेंस है जो आपके थंब और टिप ऑफ द थंब और टिप ऑफ द लिटिल फिंगर के बीच का. क्यूबिट क्या होता है? क्यूबिट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर एंड आउटस्ट्रेच एंड द एल्बो, यानी मिडिल फिंगर से लेकर आपके एल्बो तक की जो डिस्टेंस है वो आपके क्यूबिट है. फैदम क्या है? आप दोनों हाथ फैला लीजिए और दोनों हाथ फैलाने के बाद, ठीक है, लेंथ ऑफ द आउटस्ट्रेच, यानी अगर आपने अपने दोनों आर्म्स को आउटस्ट्रेच कर लिया है तो दोनों इस मिडिल फिंगर से, लेफ्ट वाले हैंड के मिडिल फिंगर से राइट वाले हैंड के मिडिल फिंगर से पूरा डिस्टेंस होगा, कॉल्ड फैदम, है ना. उसके बाद फुट, पेस, यार्ड, ये सब कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है. यूनिट मैंने आपको बताया भी था कि बच्चों को यूनिट होती क्या है ना.
मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी चीज़ अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एक हमें क्वांटिटी देनी पड़ेगी, एक नंबर देना पड़ेगा, और उस नंबर के साथ हमें एक फिक्स क्वांटिटी लगानी पड़ेगी। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट बोलते हैं, है ना। तो किसी भी मेजरमेंट का जो रिजल्ट होता है उसको हम दो पार्ट्स में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, नंबर होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको यूनिट होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से अपने स्कूल गए और फॉर एग्जांपल वो 2 किलोमीटर है, तो अगर हम बोला कि 2 किलोमीटर, तो 2 क्या है, नंबर है, और किलोमीटर क्या है, यूनिट है। मार्केट से 1 किलो आलू लेके आए 1 kg, तो 1 क्या है, नंबर है, और kg क्या है, उसकी यूनिट है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब देखो, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी हमें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई। पुराने ज़माने में फुट की लेंथ, है ना, फिंगर के वेट, डिस्टेंस ऑफ स्टेप, ये सारी चीज़ यूज़ की जाती थी मेजरमेंट के लिए, है ना। क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज थी मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, है ना। तो उन्होंने क्यूबिट का यूज़ किया, फैथम का यूज़ किया, हैंड स्पैन का यूज़ किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यूज़ थी कि उन्होंने मुट्ठी, अंगुल, फिस्ट का यूज़ किया, है ना। इवन टुडे आज के ज़माने में भी जो फ्लावर सेलर्स होते हैं वो अपने फोर आर्म्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, गार्लैंड्स की माला वगैरह की लेंथ को नापने के लिए। तो बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, है ना, जो यूज़ हो रहे हैं एज ए यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट। बट क्या आपने सोचा है कि ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं? नहीं हो सकती ये स्टैंडर्ड यूनिट्स। क्यों नहीं हो सकती बच्चा, क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज क्योंकि क्या होता है ना कि सबके बॉडी पार्ट्स का साइज अलग अलग होता है। भाई मेरे हैंड स्पैन का और आपके हैंड स्पैन का साइज डिफरेंट होगा, तो अगर एक ही टेबल को हम दोनों लोग मेजर करेंगे तो डिफरेंट आएगी लेंथ या मेजरमेंट, है ना। तो इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की जरूरत पड़ी, है ना। तो यूनिट क्या है, यूनिट के पास एक ऐसी फिक्स्ड क्वांटिटी होती है दैट डू नॉट वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स, है ना, दैट हैव अ फिक्स्ड क्वांटिटी एंड दे डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस, व्हाट वी कॉल द स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स की भैया हमें जरूरत इसलिए, इस यूनिफॉर्मिटी को उन्होंने क्या दिया, इसको, इस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी एसआई यूनिट्स, है ना। और इस एसआई यूनिट से क्या हुआ, पूरी दुनिया चेंज हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, ये देखिए एसआई यूनिट था। अब यहाँ पे मीटर, अब मीटर को हम 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, है ना। ये छोटे डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए, अगर लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या, 1000 मीटर, है ना। तो ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए, कन्वर्जन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते है ना। कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ से स्कूल की दूरी आपके जो है 20 किलोमीटर से, इसको मीटर में चेंज करिए, या मीटर में है उसको किलोमीटर में चेंज करिए। तो आपको यूनिट कन्वर्जन जो मैथ्स में भी आपने सीखा हुआ है, ठीक है, एंड आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। बच्चों करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई चीज़ मेजर करना है, वो करेक्ट लेंथ अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर बड़ी मुश्किल होने वाली है ना। तो किस तरीके से आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं, है ना, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो द डिस्टेंस ऑफ समथिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर इज कॉल्ड इट्स लेंथ। लेंथ क्या होता है बच्चों, अगर एक एंड से दूसरे एंड तक किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो उसकी लेंथ होती है। आप इसको रूलर से मेजर कर सकते हैं, आप उसको टेप से, मीटर रॉड से, है ना, जिससे भी आप कन्वीनियंट हो आप उससे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अब ये है कि भाई अगर आप रूलर से मेजर कर रहे हैं तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। क्या कि प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट रूलर को। कुछ स्केल्स में सपोज दैट क्या आपका ध्यान रखिएगा, कुछ स्केल में अगर आपका एक एंड ब्रोक हो गया है, टूट गया है, और आप 0 पॉइंट नहीं देख पा रहे हैं, तो जो पॉइंट आपको होल नंबर में दिख रहा है आप वहां से मेजर करना शुरू कीजिए, ठीक है।
समझ में आ रहा है? अब फिर देखिए कि वो लास्ट तक कहाँ जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 और 1 ये दो चीज़ टूट गया है स्केल में, आपका 2 से है स्केल में, तो 2 से आप मेज़र करिए। और फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ मेज़र की थी, कोई लाइन 2 से मेज़र किया और वो 13 तक गया, तो 2 से 13 के बीच में गया तो उसकी लेंथ 13 नहीं होगी। आप 13 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और तब आपकी लेंथ 11 आएगी। तो इस तरीके अगर ब्रोकन स्केल है तो आप ठीक है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखेंगे और फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देंगे और आपका जो है आ जाएगा। तो इस ध्यान रखिएगा, ब्रोकन स्केल है तो आप इस तरीके से मेजर करेंगे, है ना। तीसरी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों कि अगर आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं तो आपकी आईज जो है ना, इट शुड बी एग्जैक्टली अबव द पॉइंट, यानी जिस पॉइंट को आपने मेजर किया है, जिस पॉइंट तक आपने मेजर किया है, उस पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर एकदम सामने आपकी आंख होनी चाहिए। अगर आप साइड से या इधर साइड से अगर देख रहे हैं तो मेजरमेंट आपका गलत है। समझ में आ रहा है? आप यहाँ देख सकते हो, अब यहाँ पे ए बी सी तीनों देख रहे हैं एक मेजरमेंट को, लेकिन इसमें जो करेक्ट वे है वो कौन सा है, बी वाला, है ना। तो बी इज द प्रॉपर पोजिशन ऑफ द आई फॉर टेकिंग द रीडिंग ऑफ द स्केल। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब आते हैं मेजरिंग विद द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन, है ना। अगर कोई कर्व लाइन है तो आप उसको कैसे मेजर करोगे बच्चों? तो बच्चों द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्ट्रिंग। ठीक है, एक धागे का यूज करके, एक स्ट्रिंग का यूज करके आप क्या कर सकते हो, उस कर्व लाइन को मेजर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ए से बी तक ये कर्व लाइन, इसको मेजर करना है। ठीक है, अब रखिए और स्केल से मेजर कर लीजिए कि आपकी लेंथ कितनी थी, है ना, सिंपल। तो इस तरीके से आप कर्व लाइंस को भी बच्चों क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं द मूविंग द थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी चीज़ें मूव कर रही हैं बच्चों, है ना, तो ये किस तरीके से हो रहा है। तो थिंक ऑफ द सम सब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली। तो अगर आप ध्यान दो तो बच्चों मोशन है क्या? When we say any object is moving, तो remember that it is always with respect to the another object, है ना। यानी एक रिलेटिव टर्म है, मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, दूसरे से रिलेशन या उसको रिलेट करके ही हम बता पाते हैं, है ना। तो अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो हम दूसरे से कंपेरिजन करके बोलेंगे कि यस ये मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ रोड, इट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द ट्रीज एंड पोल्स ऑन द रोड, है ना, क्योंकि ट्री और पोल तो मूव कर नहीं रहे, लेकिन आपकी गाड़ी मूव कर रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में चीज़ हम देखते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो मोशन बच्चों कई टाइप का होता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। पहला है आपका रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन पता है आपको क्या होता है बच्चों, है ना। देखो अ टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑल द पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इवन गिवन टाइम, है ना। इसी को हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं, या हाँ इसी को हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन बच्चों क्या है, ये मैंने आपको शायद नहीं बताया ट्रांसलेशनल क्या होता है, तो चलो बता देता हूँ। ट्रांसलेशनल क्या है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी के जितने भी पार्ट्स होंगे वो सेम डिस्टेंस मूव करेंगे, उसी को ट्रांसलेशनल मोशन, यानी ये कह सकते हैं कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, है ना। हम क्या पढ़ना है यहाँ पे आपको। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन ए ट्रांसलेशनल मोशन मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन कोई भी अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में है। जैसे कार मूविंग इन ए स्ट्रेट रोड या ट्रेन मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। स्ट्रेट, ये चीज़ ध्यान रखना टर्म स्ट्रेट। तो रेक्टिलिनियर में क्या है कि भाई कोई चीज़ एकदम स्ट्रेट मूव कर रही है तो आपको क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। दूसरा सर्कुलर मोशन। इस वाले मोशन में क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन द सेम। यानी आप देख सकते हो अगर ये बैल कोलू गोल गोल घूम रहा है ना, ये आपका सर्कुलर मोशन है, या आपका पंखा गोल गोल घूम रहा है, ये क्या है, सर्कुलर मोशन है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा बच्चों यहाँ ये चीज़ बहुत नोटिस्ड है, ठीक है, नोटिस करने वाली है कि आपका जो फैन है या जो क्लॉक मूव कर रही है गोल गोल, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रही है, वो अपनी जगह पे ही मूव कर रहे हैं, है ना। लेकिन उसके जो ब्लेड्स हो गए या उसके जो हैंड्स हो गए क्लॉक के, वो मूव कर रहे हैं। तो अगर हम एक मार्क करें, इफ़ यू मार्क अ पॉइंट
anywhere on the blade of a fan or on the hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same. है ना. तो ये एक रोटेशनल, इनको रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं, है ना. ये अपनी ही जगह पे इनके चारों ओर गोल गोल कोई चीज़ घूमते हो तो सर्कुलर और रोटेशनल, वो अब कह सकते हैं कि ये एक रोटेशन मोशन भी है. इट इज़ ऑल्सो व्हाट. जब क्या होता है रोटेशनल मोशन बच्चों, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अबाउट एन एक्सिस, यानी कोई चीज़ अगर अपनी एक्सिस के चारों ओर मूव कर रही है ना, और जिसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस मूव करते हैं इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वी कॉल इट रोटेशन मोशन. ठीक है. तो जैसे मैरी गो राउंड हो गया, है ना, एक रोटेटिंग फैन हो गया, ये रोटेशनल मोशन. होते हैं जो अपने मोशन को रिपीट करते हैं बार बार, है ना, आफ्टर सम टाइम. इस टाइप के मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, है ना. समझ में आ रहा है. आप देखो यहाँ पे क्या है, ये बेल हो गया या गिटार का स्ट्रिंग हो गया, ये जो क्लॉक है पेंडुलम वाली, ये हो गया, है ना, या आपका ये तबला हो गया. तो ये सब क्या है, ये सब पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स हैं. ठीक है. दे ऑल आर पीरियोडिक मोशन है. और एक चीज़ और बच्चों, ये जो आपका जो ये वॉच, ये जो क्लॉक है, इसमें जो पेंडुलम है ये ऑसिलेटिंग मोशन भी है, यानी ये ऑसिलेट भी करता है, तो इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं. समझ में आ रहा है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन भी आ जाएगा, क्योंकि गिवन टाइम के बाद ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना. उसके बाद आपका लट्टू टॉप जो होता है वो क्या होता है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के चारों ओर, रोटेशनल मोशन आ जाएगा वो, है ना. तो ये बेसिकली सर्कुलर मोशन में भी आ जाएगा, वो गोल गोल घूम रहा है. तो ये कुछ हैं चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए बच्चे. पीरियोडिक मोशन, रोटेशनल मोशन, है ना, रेक्टिलिनियर मोशन, है ना. तो यहाँ अपने आपके इस लेवल पे ये सारी चीज़ें ही पढ़नी है बेसिकली, है ना. और बस यही सा था इस चैप्टर में. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में, ठीक है, हालांकि एक तो मैं, आप डिटेल वीडियो जरूर देख लेना एक बार, ठीक है. और उसके बाद रिवीजन वीडियो, जो एक छोटा सा वीडियो है जो मैंने आपको बताया, जिससे चैप्टर आपका रिवाइज हो सके, ठीक है. तो आज ही कर लेते हैं, फ्राइडे को मिलेंगे तो मैं आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस करा दूंगा बच्चों, ठीक है. पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करा दूंगा. और प्लीज़ डायग्राम्स वगैरह जरूर देख लेना, है ना. डायग्राम और क्वेश्चन इस बार जो है बहुत अच्छे पूछे जाएंगे. बड़ा लेंथी पेपर बनाया है मैंने बच्चों, ठीक है. तो प्लीज़ बी फोकस्ड ऑन द साइंस. ये मैंने लास्ट के 4-5 चैप्टर्स आपको रिवाइज करा दिए. इससे स्टार्टिंग वाले वो 2 बार 3 बार आप रिवाइज से पहले, ठीक है ना बच्चों. ठीक है. तो गो थ्रू इट, मेहनत करिए घर पे, कम से कम 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करिए बैठ के, ठीक है. और लिख लिख के याद करिए, क्योंकि इस बार लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस आपको छूट चुकी है. जितना लिख लिख के करेंगे तो पेपर आपका छूटेगा नहीं, ठीक है ना. सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.